जी, बिल्कुल। धन्यवाद महोदय। आज महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व के शुभ अवसर पर भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ऑनलाइन माध्यम से संचालित भाषा प्रौद्योगिकी का परिचय पाठ्यक्रम के अंतर्गत इस साप्ताहिक राष्ट्रीय कार्यशाला जिसका आयोजन हम पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय के तत्वावधान में कर रहे हैं। इस अवसर पर आज के जो हमारा विषय है प्राकृतिक भाषा संसाधन, इस अवसर पर आज हमारे बीच में अतिथि वक्ता के रूप में ऑनलाइन माध्यम से आभासी मंच से जुड़ी हुई हैं डॉक्टर सुषमा देवी। आप सहायक आचार्य हैं हिंदी विभाग, बद्रुका कॉलेज, काचीगुड़ा, हैदराबाद में। महोदया, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही संचालन के लिए हमारे बड़े भाई समान डॉक्टर अंशुल दुबे, सहायक आचार्य, तिलक महाविद्यालय कानपुर से जुड़े हैं। सर, आपका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। इसी क्रम में अभी तक जिनके निर्देशन में, जिनके मार्गदर्शन में हम इस पूरे पाठ्यक्रम को, क्विज को या राष्ट्रीय कार्यशालाओं का साप्ताहिक आयोजन कर रहे हैं, ऐसे श्रद्धेय डॉक्टर सी जयशंकर बाबू, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय, पुदुचेरी। महोदय, आप यात्रा में हैं, फिर भी एन केन प्रकारेण आपका मार्गदर्शन हम लोगों को मिल रहा है। मैं एक बार पुनः इस आभासी मंच से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। चूंकि समय काफी हो चुका है और कुछ तकनीकी समस्याएं थी जिनकी वजह से हमें थोड़ा विलंब शुरू करना पड़ा। मैं आगे की संचालन के लिए मैं बहुत ही विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहूंगा डॉक्टर अंशुल दुबे महोदय से कि आगे का संचालन आप इस पटल के माध्यम से संभालें। महोदय, स्वागत है। जी, बहुत बहुत आभार जी, उमेश जी, आपने मुझे अवसर प्रदान किया। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? जी, आ रहा है सर, आ रहा है। ओके। तो बड़े ही सौभाग्य का विषय है। आज हम सब महाशिवरात्रि का पर्व मना रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, और इस अवसर पर हमारा जो ज्ञान यज्ञ चल रहा है विगत दिवसों से, जो कि स्वयं पोर्टल पे आयोजित होने वाले भाषा प्रौद्योगिकी के कोर्स के तहत ये प्रत्येक बुधवार को जो कार्यशाला का आयोजन होता है, उसमें आज विशिष्ट वक्ता के रूप में हमारे समक्ष डॉक्टर सुषमा देवी जी हमारे साथ में आज जुड़ने वाली हैं, और जिनके द्वारा हम आज जो प्राकृतिक भाषा संसाधन है इस महत्वपूर्ण विषय को समझने की कोशिश करेंगे। तो एक औपचारिक मैम का परिचय मैं सभी प्रतिभागियों, सभी विद्वत वृंद के सामने रखना चाहूंगा, जो कि एक बड़ी ही महती परंपरा हम लोगों के यहाँ इस चीज की। तो डॉक्टर सुषमा देवी, आप संप्रति एसोसिएट प्रोफेसर हैं बद्रुका कॉलेज हैदराबाद में, और उस्मानिया यूनिवर्सिटी से आपने एमफिल किया है, पीएचडी किया हुआ है। साथ में ही दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा से वर्ष 2003 में आपने परास्नातक डिप्लोमा किया है ट्रांसलेशन में, अनुवाद में। फिर आपने सीटेट और बीएड भी किया। ये आपका दिखाता है कि कैसे छात्रों की जो जिज्ञासा है उसको कैसे हम समझा सकते हैं। ये डिग्री इसमें बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। आप यूजीसी से नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हैं। उसके अगर एकेडमिक अचीवमेंट की बात करें तो कुछ पुरस्कार आपको विभिन्न संस्थाओं ने, विभिन्न सरकारों ने दिए हैं, जो आपकी हिंदी की सेवा इस क्षेत्र में आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहनीयता के लिए दिए जाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश द्वारा आपको गोल्ड मेडल मिला हुआ है एमए हिंदी 2002 में। डॉक्टर डीएस रेड्डी मेमोरियल गोल्ड मेडल है। यदि मैं आपको श्रृंखला गिनाना चाहूँ तो मैम के कई जो है स्वर्ण पदक हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक अच्छे एकेडमिशियन लब्ध स्वर्ण पदक व्यक्तित्व के साथ में हम सब आज रूबरू होने वाले हैं, है ना। विनायक राव, चूंकि आज मैं मोबाइल से जुड़ा हूं तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, मैम का वृत्त मैं पढ़ रहा हूँ। विनायक राव विद्यालंकार गोल्ड मेडल आपको मिला 2002 में। ये सभी आपके पीजी के जो मेरिटोरियस होने के पदक हैं वो एक साथ मिले आपको। इसके बाद टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो आपने विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में कार्य किया, और संप्रति आप जो बद्रुका कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स है काचीगुड़ा हैदराबाद में, इसमें आप काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपके एकेडमिक अनुभव है जो वो हम लोगों को आज लाभान्वित करने वाला है कि विभिन्न फील्ड में आपने न केवल टीचिंग का काम किया बल्कि
विविधताओं से भरे हुए जब छात्र समूहों को आप संबोधित करते हैं तो एक नवीन अनुभव भी मिलता है। अवार्ड और अचीवमेंट में आपको सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन रिसर्च फाउंडेशन फॉर डिवोशनल लिटरेरी कल्चरल स्टडीज तुलसी भवन के द्वारा आपको दिया गया, ये भी उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से है। हिंदी सेवा पुरस्कार आपको मिला तेलंगाना हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद के द्वारा। हिंदी सेवी सम्मान आपको मिला भारतीय जनता पार्टी की अल्पसंख्यक मोर्चा एवं तेलंगाना हिंदू पत्रकार संघ हैदराबाद के द्वारा। नारी शक्ति सम्मान आपको राजस्थानी स्नातक संघ हैदराबाद के द्वारा मिला। साहित्य गौरव ये आपको बुलंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये बुलंदी प्लेटफॉर्म के द्वारा आपको इससे नवाजा गया। बेस्ट टीचर अवार्ड भी आपको मिला रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा। तो ये वो पुरस्कार हैं जो इस क्षेत्र में आपके द्वारा की गई सेवा को पहचान दिलाते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं और उसके लिए आपको दिए जाते हैं। निश्चित रूप से ऐसा व्यक्तित्व आज हम सभी के समक्ष आने वाला है, ये हम लोगों के लिए बड़ा गौरव का विषय है। पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप भी आपने प्राप्त की 2008 में यूजीसी के द्वारा, और 50 से अधिक आपके आर्टिकल विभिन्न जर्नल्स में, नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। 5 आपकी रिसर्च बुक एडिटेड हैं जो आपने उनका संपादन किया हुआ है। 3 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं और 200 से अधिक आपने सेमिनार वर्कशॉप कॉन्फ्रेंस में प्रतिभाग किया हुआ है। 10 से अधिक आपने नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार वेबिनार आयोजित करवाए हुए हैं और आपने जो शिक्षण सामग्री के रूप में जो कोर्स बुक होती हैं उनमें भी आपने अपना बड़ा योगदान दिया है। इसमें 25 चैप्टर हैं आपके रिटन इन मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी और अदर संस्थाओं के आपने पाठ्य पाठ्य चर्चा के अनुसार जो भी सिलेबस की बुक्स होती हैं पाठ्यक्रम की, उसमें आपने अपना सहयोग दिया, कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। तो निश्चित रूप से हम सभी प्रतिभागियों के लिए इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए आज इस वर्कशॉप में जो भी कार्यशाला में हमारे समक्ष जुड़े हुए उन सब के लिए निश्चित रूप से गौरव का विषय होगा कि हम सब बड़े धैर्यपूर्वक आपको सुने। और जो विषय है प्राकृतिक भाषा संसाधन, वर्तमान में तकनीकी कैसे भाषा के साथ में काम कर रही है, हम सबकी जरूरत है। हम सब टेक्नो फ्रेंडली होकर के अपने अपने क्षेत्र में, चाहे विद्यार्थी हैं या हम लोग किसी स्थल पे कार्य करते हैं, अपने कार्यों को सुगम बनाना चाहते हैं। इन विभिन्न जिज्ञासा के साथ में हम सब आपके सामने हैं। मैं एक बार आपका इस आभासी मंच पटल पे अपने आयोजन समूह की ओर से और कोर्स कोऑर्डिनेटर की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सादर नमस्कार मैम, आपका इस आभासी मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू मैम। डॉक्टर सुषमा देवी मैम। धन्यवाद अंशुल जी, आपने काफी बृहद परिचय दे दिया। बस हम लोग हिंदी के प्रति समर्पित हैं, इस कारण कहीं न कहीं हम लगातार लगे रहते हैं। मैं सर्वप्रथम तो जयशंकर बाबू जी को आभार अर्पित करना चाहूँगी कि वे इतना बड़ा मिशन लेकर आगे बढ़े हैं और ये पिछले वर्ष से ही लगातार इस कार्य में लगे हुए हैं और इन्हें एक हनुमान मिले जिनका नाम है उमेश कुमार प्रजापति। इतने विनम्र हैं सर, आपकी पूछिए मत। और मैं आशा करती हूँ कि यहाँ पे अधिकांश फैकल्टी हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, तो मैं उन्हें सिखाने तो नहीं जा रही हूँ। हाँ, कुछ विषय हैं जो जुड़े हुए हैं हमारे आज के विषय से, उसके संदर्भ में कुछ साझा जरूर करना चाहूँगी। तो आज के समय में मुझे प्राकृतिक भाषा संसाधन विषय पर जो बोलने का अवसर मिला है, ये हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है जिससे हम पीछे नहीं हट सकते। कई बार जब हम अपने विद्यार्थियों को कोई पीपीटी बनाने के लिए देते हैं, वे तुरंत एआई के पास जाते हैं और विद इन हाफ एन आवर 1 आवर में वो अपना प्रेजेंटेशन रेडी कर देते हैं। जिस पीपीटी को बनाने के लिए हमें 3 से 4 घंटे लगते थे, वही काम एआई और दूसरे टूल्स के माध्यम से कुछ मिनटों में हो जा रहा है। और आए दिन जो एआई का हम चमत्कार देखते जा रहे हैं हर क्षेत्र में, हमें लगता है कि थोड़ा सा सतर्क भी रहना है और उसके साथ साथ हमें इसे समझना भी है। तो मैं अपने विषय पर आती हूँ। भाषा संसाधन और उसका मशीन के रूप में, मशीन के द्वारा पठनीय रूप में बनाना, यही भाषा प्राकृतिक भाषा संसाधन का सबसे मूल विषय होता है। और ये भाषण या भाषा डेटा विवरणों के सेट के रूप में प्रस्तुत होते हैं जिनका उपयोग प्राकृतिक भाषा और भाषा एल्गोरिदम
या फिर जिसको बोल सकते हैं प्रणालियों के द्वारा या उसके निर्माण के द्वारा हम इसको जानते हैं। आए दिन तकनीकी के क्षेत्र में जिस तरीके से सॉफ्टवेयर का निजीकरण होता जा रहा है, भाषा सेवा उद्योगों, भाषा अध्ययन और इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन कई हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये तकनीकी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में विषय क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं और उसको उपयोग करने वाले उपयोगकर्ता हैं, उनके बीच में एक ऐसी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, जुड़ाव होना चाहिए, जिससे दोनों को ये ना लगे कि ये हमारे क्षेत्र का नहीं है। उमेश जी, मैंने आपको एक पीपीटी भेजा था, अगर आप शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जी मैंने बिल्कुल एआई बिल्कुल। के जरिए ही, मेरी बात समाप्त करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि वो पीपीटी क्या है। अगले स्लाइड में, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम लोगों ने भाषा के माध्यम से ही पूरी दुनिया पर राज किया है, राज कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। राज करने का मतलब ये नहीं है कि हम उसको कंट्रोल एंड कमांड कर रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि पूरी सृष्टि को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस पूरे यूनिवर्स में इंसान ही है जिसने 3 से 4 हजार करोड़ पहले से भाषा के माध्यम से ही दिन प्रतिदिन विकास किया है। और इसी को लेकर हमारे विद्वान अलग अलग समय पर कुछ न कुछ वे रिसर्च करते रहे, शोध करते रहे, और जिसमें लुडविग का एटॉमिक थियरी ऑफ लैंग्वेज तो भाषा के लिए एटम शब्द का प्रयोग करता है। तो वो एटम शब्द इस तरह के एटम नहीं जो विस्फोटक होते हैं, ये शब्द भी एक बहुत बड़ा एटम का काम करता है। और आप सभी जानते हैं कि शब्दों पर ही महाभारत हो गया। तो एटम शब्द मतलब भाषा में इतनी शक्ति होती है, जिसको लुडविग ने एटॉमिक थियरी ऑफ लैंग्वेज में सिद्ध करने की कोशिश की। इसके बाद जब ये उनका कहने का अर्थ ये था कि एक ऐसे शब्द जिसको तर्क से भी हम काट न सके, और इस क्षेत्र में हमारे भाषा विज्ञानी शोध करते रहे, और जिसमें बर्टलेट रसेल ने आगे चलकर जब इसी क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में हमारे वैज्ञानिक, भाषा वैज्ञानिक शोध करते रहे, तो उस समय रसेल जी ने कहा था कि जैसे कि संयोजक शब्द होते हैं, इस एंड जैसे जो शब्द होते हैं जिसको तकनीकी टूल्स के रूप में अपनाने में थोड़ा सा समस्या का सामना करना पड़ता है, तो इसलिए उन्होंने इसको संदिग्ध शब्द का नाम दिया और इसको भाषा विश्लेषण सिद्धांत के अंतर्गत विश्लेषित करने की कोशिश की। हम देखते हैं कि भाषा के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो उल्लेखनीय कार्य है वो नोम चॉम्स्की, जो कि अमेरिका के भाषा वैज्ञानिक हैं, उन्होंने काफी गहन अध्ययन किया और उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि क्यों ना एक ऐसा हम तकनीकी को भाषा दे जो यूनिवर्सल हो, जिसको सार्वभौमिक भाषा व्याकरण का नाम दिया गया। और उनका ये क्योंकि जो हम कल्पना करते हैं वो जरूरी नहीं कि उस कल्पना को हम स्वयं प्रायोगिक रूप से कार्यान्वित कर सकें, लेकिन उस कल्पना में यदि थोड़ी सी भी जमीनी सच्चाई है तो उस पर कार्य जरूर होता है, वो कल्पना आसमान में नहीं उड़ जाता। तो यही वजह है कि आगे चलकर एलन ट्यूरिंग ने इसी सोच को आगे बढ़ाया और एआई के रूप में इसी को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए कैन मशीन थिंक, क्या मशीन भी सोच सकते हैं इंसान की तरह। हमने कभी सोचा भी नहीं होगा, पिछली सदी के लोग हैं हम लोग ज्यादातर यहाँ पे, तो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मशीन भी हमसे बात कर सकते हैं, मशीन भी हमारी तरह सोच सकते हैं, मशीन भी हमारी तरह कल्पनाएं कर सकते हैं। ये सारी चीजें संभव हुई सिर्फ और सिर्फ शोध के माध्यम से। तो उन्होंने रूल बेस्ड सिस्टम में भाषा वैज्ञानिक और भाषिक नियम जो पहले लिखे जाते थे, उसमें पहले से सारे नियम होते थे। ये भाषा का तकनीकी और भाषा का और कंप्यूटर का ये शुरुआती दौर था, जहाँ पे कुछ रूल्स लिख दिए जाते थे, कुछ
वहाँ पे नियम बता दिए जाते थे और उसको सिस्टम में फीड कर दिया जाता था और उसी के आधार पर कंप्यूटर काम करता था। ये इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ एनएलपी में 1980 के बीच, जब इसको स्टैटिस्टिकल कहते हैं, सांख्यिकीय भाषा प्रसंस्करण, जहाँ पे डेटा इस तरह से मशीन में फीड किया जाने लगा जहाँ पे मशीन अपने आप से सोच सके और जवाब दे सके। ये हमारे कंप्यूटर के और मानव के भाषा का ये बढ़ता हुआ कदम था, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने का, और ये चीज़ आगे बढ़ता गया और 2000 में आते आते एल्गोरिदम, मतलब कि इस मशीन लर्निंग के जो कॉन्सेप्ट है उसकी शुरुआत हुई, जिसमें कई लॉजिकल स्टेप्स को फॉलो किया जाने लगा ताकि किसी भी तरह का यदि हम कुछ कहें तो मशीन उसको किसी और तरीके से मिस इंटरप्रेट ना करे, उसी तरीके से वो लॉजिकल स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमारे सामने डेटा को, आउटपुट को सामने रखे। तो उसके लिए एक प्रोसेस रखा गया और यदि हम मशीन में उस प्रोसेस को समझ पाते हैं तो निश्चित रूप से हमें रिजल्ट भी पॉजिटिव मिलते हैं। और ये प्रक्रिया आगे बढ़ती ही रही प्राकृतिक भाषा विज्ञान का, और यही कोई 2010 की बात है जब गहन अधिगम, कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि गुरु शिष्य परंपरा वाले इस संस्कृति में यहाँ पे गहन अधिगम, वो भी मशीन लर्निंग के द्वारा किया जाएगा, जो इसके अंतर्गत जैसे इंसान सोच सकता है, एनालाइज कर सकता है, इस चीज को इसके अंतर्गत थोड़ा समाहित किया गया गहन अधिगम को। नेक्स्ट आप ले जाइए स्लाइड, जिसमें हम क्या करते हैं कि डीप लर्निंग में जो न्यूरल नेटवर्क होता है, जैसे हमारा मस्तिष्क न्यूरॉन से जुड़ा होता है, वैसे ही न्यूरॉन नेटवर्क के जरिए मशीन जो है सोच समझ कर जवाब भी दे सकता है। और ये इंसान का सबसे बड़ा एक कहते हैं कि सफलता होगा तकनीकी के क्षेत्र में, जहाँ से हम अपने इस मशीन और भाषिक माध्यम को और भी ज्यादा प्रगाढ़ बनाते हैं। ये सबसे बड़ा परिवर्तन जीपीटी के जरिए हुआ। 2018 में एक ट्रांसफर आर्किटेक्चर जो होता है विकास, जिसमें जीपीटी का उल्लेख किया गया है, और आज के समय में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो चैट जीपीटी या फिर एआई का प्रयोग ना करता हो। हम जैसे साहित्य के लोग भी, भाषा के लोग भी एआई का प्रयोग बढ़ चढ़ कर करते हैं। और जब भी हम कोई किसी भी तरह का कार्यवर्ग हम अपने विद्यार्थियों को देते हैं तो वे तुरंत एआई के पास जाते हैं, चैट जीपीटी के पास कई बार जाते हैं और वो तुरंत हमें आंसर देने लगते हैं। तो हमें भी लगता है कि ये बच्चे क्लास में बिना फ़ोन लिए तो कुछ भी नहीं बोल पाते हैं, और ये काम देने के बाद विदिन 10 मिनट्स ये कैसे दे पाते हैं। तो डेफिनेटली यदि हम टीचर हैं तो हमें भी सीखना होगा। फिर हम जाते हैं चैट जीपीटी की ओर, जो कि जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफर का काम करता है, जो जिसके पास पहले से डेटा रहता है और वो पूरे डेटा को कलेक्ट करके उसको एनालाइज करके और नए विचारों को प्रोसेस कर सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं, ऐसा लगता है कि हम चैट जीपीटी से बात कर रहे हैं तो वो हमें समझकर हमारा जवाब दे रहे हैं। इसके भी अलग अलग स्टेप्स होते हैं, जैसे हमने कुछ बोल दिया, वॉइस टेक्स्ट में बोला, और उसका जवाब, या फिर हमने कोई पिक्चर लिया या फिर कोई ऐसा टेक्स्ट लिया, उसको हमने पिक्चर बना के उसमें अपलोड कर दिया या फिर कोई पिक्चर ही दे दिया, तो वो ओसीआर के जरिए उसको पहचान लेते हैं और फिर उसको प्राकृतिक भाषा को, जो उसका अंडरस्टैंडिंग, उसका प्रोसेस होता है, एनएलयू जिसको बोला जाता है, उसको समझ लेते हैं और फिर वो रिकंस्ट्रक्ट करने लगते हैं समझने के बाद। और इस तरीके से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं कि हमें भी लगता है कि ऐसा जवाब तो हम खुद भी नहीं दे सकते, जिसको प्राकृतिक भाषा का निर्माण करना कहते हैं, रिक्रिएशन का काम होता है। और फिर जब वो रिकंस्ट्रक्ट करते हैं विदिन सेकेंड्स में ये सारा काम होता है। अभी गत दिनों मैं कुछ किताबों पे काम कर रही थी स्नातक स्तर के, तो वहाँ पे समय का अभाव था और उसको मैं खुद से सोच कर उसको व्याख्या करूँ, विश्लेषण करूँ, तो मुझे लगा अगर तकनीकी है तो तकनीकी का क्यों ना हेल्प लिया जाए। तो मैंने तकनीकी का सहायता लिया
तकनीकी को मैंने कुछ ऐसे पिक्चर्स दिए, उन्होंने एनालाइज किए, व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग, विश्लेषण, सब कुछ उन्होंने स्टेप बाय स्टेप विद इन मिनट्स हमारे सामने पूरा आउटपुट दे देते। तो ये हमारी भाषा में जो जब हम बातचीत करते हैं मौखिक भाषा, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कई ऐसी भाषाएं होती हैं जो, जैसे मैं भी अभी बात कर रही हूँ तो उसमें कई अंग्रेजी की भाषाएं भी हैं, कई ऐसी हैं जो विदेशी भाषाएं, कुछ देशज भाषाएं भी मिल जाती हैं। हम बातचीत में उतने सतर्क नहीं रहते, लेकिन जब हम लेखन करते हैं तो उस समय हमें सतर्क होना पड़ता है। भाषा का जो अस्तित्व है लेखकीय रूप में, शुद्ध रूप में, विशुद्ध रूप में यदि वो बना रहा तो ही सतर्क रहेगा और वो बचा रहेगा व्याकरणिक रूप से। अन्यथा यदि हम लिखने में भी गलतियां करेंगे तो अर्थ का अनर्थ होने का पूरा ही यहाँ पे रास्ता खुल जाता है। तो हम देखते हैं कि भाषा संसाधन में ये कंप्यूटेशनल लेक्सिका एक शब्द होता है, जिसमें शब्द को, वर्ड्स को लेते उसका मीनिंग हम ढूंढते हैं, और मीनिंग को उसके अलग अलग स्तर होते हैं कि किस तरीके से ये इस प्रक्रिया को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। वो पहला होता है मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस, जिसको आकृति मूलक एनालिसिस भी हम बोल सकते हैं, जहाँ सबसे पहले पाठ को लिया जाता है और फिर सिंटेक्स लेवल पे उसको एनालाइज किया जाता है, उसके एक एक शब्द को अलग किया जाता है, और फिर उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सारे व्याकरणिक रूप से उसको अलग किया जाता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कुछ कंजक्शन को, जो संयोजक चिन्ह होते हैं, हमें जोड़ने वाले शब्दों को ऐसे चिन्ह होते हैं, उनको अवरोधक शब्द तकनीकी के क्षेत्र में माना जाता है, तो उनको हटा दिया जाता है। ये इनके प्रोसेस होते हैं कि ये किसी टेक्स्ट को कैसे लेकर हमारे सामने एनालाइज करते हैं और विश्लेषण करके फिर मेन वर्ड्स पर जाते हैं। मेन वर्ड्स जैसे हमने प्लेड लिया, स्टडीड लिया, रिटन लिया, तो रिटन का राइट ले लेंगे और EN हटा देंगे। इस तरह से मेन शब्द रहेंगे, मुख्य शब्दों का चयन करेंगे, फिर इसके बाद ओरिजिनल जो मूल वर्ड होगा उसको ले लेके इसके बाद एनालाइज करेंगे मूल शब्द के आधार पर। ये हमारे AI, ChatGPT और भाषा जो संसाधन है, ये पूरी प्रक्रिया होती है। ये उसका पहला स्तर होता है, जिसके आधार पर ये छोटी छोटी बारीकियों के साथ शब्दों के आपसी संबंधों पर, उसके पर्यायवाची शब्दों पर, विलोम शब्दों पर, और जो उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के काल, वचन, लिंग होते हैं, पूरा विश्लेषण, संश्लेषण करने के बाद उसके प्रयोग करने के संदर्भगत उस प्रसंग को भी एनालाइज करते हैं। इसके बाद हमारे सामने ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो हमें डेटा चाहिए। तो भाषा को समझकर, इंसान की भाषा को ये कंप्यूटर समझते हैं, उसको फिर से संसाधित करते हैं और फिर वो रिक्रिएट करते हैं। यही NLP का मेन इंटेंशन होता है। फिर हम भाषा विश्लेषण की ओर जब जाते हैं इसके अंतर्गत, तो प्राकृतिक भाषा संसाधन में शब्द स्तर, एक एक चीजों को कितना स्टेप बाय स्टेप और इतना डिटेल में इनके द्वारा फॉलो किया जाता है। जैसे हमने कह दिया कि अधिकार, तो वो शब्द के स्तर पे अधिकार शब्द को ले, ये मेरा अधिकार है, ये हटा दिया, मेरा हटा दिया, और फिर भाषा के आधार पर वो अधिकार को लेते हैं। अधिकार में उपसर्ग, प्रत्यय क्या है उसको हटाएंगे, मूल शब्द को रखेंगे। तो ये शब्दों के स्तर पर उपसर्ग, प्रत्यय को अलग करते हैं, मूल शब्दों को रखते हैं। वाक्य के स्तर पर यहाँ पे संज्ञा, सर्वनाम का विश्लेषण करते हैं। जैसे मैंने ये किताब लिखी, तो वहाँ पे किताब अलग है, संज्ञा अलग है, कर्ता अलग है, सबको डिफाइन करते हुए अलग करते हैं। फिर इसके बाद वो अर्थ के स्तर पर भी जाते हैं। जैसे हमने कह दिया कि आज हमारा कार्यक्रम तो बहुत समय पर शुरू हो गया, हम चूंकि थोड़े से विलंब से जुड़े, तो यहाँ पे मशीन समझ नहीं पा रहा है कि हम किस संदर्भ में कर रहे हैं। पहले हम डेटा उनको प्रोवाइड करेंगे कि ये समय है, और इसके बाद हम ये वाक्य कहेंगे, तब वो समझेगा कि हम शिकायत कर रहे हैं। तो किसी शब्द को अर्थ के स्तर पर विश्लेषित करना, जिसको सिमेंटिक एनालिसिस कहते हैं,
तो इनका सिमेंटिक एनालिसिस एंड सिंथेटिक एनालिसिस के स्तर पर कार्य आगे बढ़ता है। फिर फोनोलॉजिकल लेवल पे जाते हैं कि कई बार कुछ लोगों के जो उच्चारण होते हैं उसमें यदि कमियां आई या फिर किसी भी तरह का कोई गड़बड़ी हुआ तो वो उसको रिकग्नाइज करने की कोशिश करता है मशीन, और उसको रिकग्नाइज करने के बाद वो पूछता है। इसी तरह से प्रसंग के अनुसार भी ये अपने दिए गए शब्दों को थोड़ा सा व्याकरण और प्रसंग के स्तर पर भी एनालाइज करता है। जैसे कि क्या आप ये पेन उठा सकते हैं, क्या ये पेन दे सकते हैं, तो ये पेन दे सकते हैं का मतलब क्या है कि क्या आप देंगे, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर पेन इतना बड़ा है क्या कि आप उठा नहीं सकते। इस तरह की चीजों को कंप्यूटर पहले शब्दों के उस एनवायरनमेंट के हिसाब से एनालाइज करता है और इसके बाद उसको पहचान कर उसको संदर्भ और प्रसंग के अनुसार हमारे सामने प्रस्तुत करता है। जैसे शब्द के स्तर पर अगर ये एनालाइज करता है तो लेक्सिकल सिमेंटिक होता है इसके अंतर्गत, जहाँ पे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो समान होते हैं। जैसे गया, वेंट, गया, तो यहाँ शब्द समान है, गया एक संज्ञा है, गया एक जगह है। तो यहाँ पे दोनों को समझेगा और समझने के बाद ही कंप्यूटर हमें उसका अर्थ या फिर रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। इसी तरह से वाक्य के स्तर पर भी वो एनालाइज करता है, जिसको कंपोजिशनल सिमेंटिक कहा जाता है। तो पूरे वाक्य को समझकर इसके बाद हमें रिजल्ट देता है कंपोजिशनल में, कि वो कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि एक भाषा में अलग होते हैं, उसका अर्थ दूसरी भाषा में अलग होता है। जैसे हम कहते हैं कि वो बैंक गया है, तो हमें पता होना चाहिए कि वो बैंक कौन से बैंक गया है। हमें पहले से संदर्भ मालूम है कि व्यक्ति बैंक पैसे देने गया है या फिर नदी के किनारे गया है, दोनों बैंक का अर्थ अलग हो जाता है। तो ये शब्द हमें प्रसंग पहले से ही उसमें फीड करने होते हैं, तभी ये मशीन जो है हमें क्लैरिफाई कर पाता है। तो शब्दों के संयोजन में भी कई बार ये काफी एनालाइज करता है ताकि उसके स्तर पर भी सही तरीके से वो अर्थ और रिजल्ट प्रोवाइड कर सके। जैसे हमने कहा कि श्याम ने परीक्षा पास की, तो परीक्षा पास की मतलब क्या है कि वो उसको संयोजित करेगा कंपोजिट करने के बाद कि हाँ उसने परीक्षा उत्तीर्ण की। पास की मतलब क्या, ये पास एक दूसरे के हाथ में पास होना ऐसा नहीं है, उसको उस संदर्भ में ले जाएगा तभी वो उसका सही अर्थ हमें प्रोवाइड कर सकेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये प्रसंग, वाक्य और संदर्भ के स्तर पर ये हमारा जो प्राकृतिक भाषा संसाधन है अपना कार्य करता है। इसके अगले स्टेप में हम जाते हैं जहाँ पे हम मशीन को बैग ऑफ वर्ड्स देते हैं, संदेशीकरण, जिसको कोडिंग कहते हैं। कोडिंग में एल्गोरिदम के माध्यम से मशीन अधिगम का ये कार्य होता है। हम उसको बहुत सारा जो है मटेरियल प्रोवाइड करते हैं और वो उसके पास जो पहले से उपलब्ध मटेरियल उसके आधार पर ही वो डिकोड करके हमें उत्तर प्रदान करता है। जैसे अभी हाल ही में एक प्रेस नोट बनाना था, मुझे अचानक से आया कि आपको 10 मिनट में ये प्रेस नोट मुझे देना है, और तेलुगु में प्रेस नोट आता है और उसे मुझे हिंदी में 10 मिनट के अंदर देना है। अब चूंकि चाहे मैं कितना भी भाषा में दक्ष हो जाऊं, मैं तेलुगु हिंदी दोनों के पूरी लिपियों का अर्थ के शब्द के स्तर को समझने में कम से कम आधा घंटा लगा दूंगी निश्चित रूप से, लेकिन उसको 10 मिनट में तो एग्जैक्ट प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगी, ये मेरी मान्यता है। लेकिन यही काम जब हम इसको देते हैं मशीन को, तो ये उसको विद इन मिनट्स ये काम कर देता है और तुरंत ही वो पूरा ट्रांसलेशन दे देता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम पूरी तरह से एनएलपी पर, मतलब कि हम मशीन पर ही आधारित हो जाएं या पूरी तरह से हम उसी के सहारे हो जाएं, हम खुद से सोचना बंद कर दें। कई बार ये बात भी चलती है कि यदि सारे काम एआई कर रहे हैं, यदि सारे काम जो है मशीन कर रहा है, तो इंसान का क्या यहाँ पे प्रयोग होगा, इंसान के ब्रेन का क्या प्रयोग होगा। निश्चित रूप से यदि हमारे पास मस्तिष्कीय क्षमता नहीं है तो हमें नहीं लगता कि हम एआई के द्वारा जो भी हमारे पास सूचना या ज्ञान दिया जा रहा है उसको हम सही ढंग से
सामने वाले तक कन्वे कर पाएंगे, पहुंचा सकेंगे। तो इसीलिए हमें भी उतना ही ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि कई बार चैट जीपीटी पहले ही इस बात को कह देता है कि मैं जो भी आपके पास डेटा आउटपुट के रूप में रख रहा हूँ, ये इसकी प्रति मैं पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हूँ कि ये 100% जेन्यून है, इसीलिए पहले इसकी जांच कर ले। चाहे वो गूगल असिस्टेंट हो या फिर एलेक्सा के थ्रू हम ये काम कर रहे हो या एआई के थ्रू काम कर रहे हो, तो हमें भाषा के जब अगले स्तर पे पहुंचते हैं तो वो होता है कि भाषा का सांस्कृतिक और सामाजिक प्रसंगों में हम जब बात कर रहे थे कि जैसे आप लोगों को यदि कोई भी फिल्में देखने के थोड़े से अभ्यस्त होंगे तो उनको पता होगा कि एक बॉलीवुड में मूवी बनी थी, तेरी बातों ने उलझा दिया। वहां पे जहां नायक नायिका को कहता है, नायिका पूरी तरह से एआई टूल्स की तरह ही है, पूरी तरह से वो एक रोबोट है, और वो नायक उसको किसी ऐसे मौके पर कह देता है कि पूरी दिल्ली में आग लगा दो। जब उसका पूरा जो डेटा होता है करप्ट हो जाता है, वो सचमुच में आग लगाने के लिए उतारू हो जाते हैं, जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम जिस तकनीकी के दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं, वहाँ हमें अपने विवेक को भी उतना ही जागरूक रखना है। हमें अपने ज्ञान के साथ विवेक का तारतम्य बना के रखना है, क्योंकि जब हम मुहावरों की बात करते हैं, क्योंकि भाषा में सीधी सीधी बातें नहीं होती, वहाँ मुहावरे होते हैं, लोकोक्तियाँ होती हैं, वहाँ कुछ सांस्कृतिक प्रसंग होते हैं, कुछ सामाजिक हमारे प्रसंग होते हैं। जो बातें हमारे भारत में जिस अर्थ में प्रयोग होंगे वो विदेशों में नहीं होंगे। सबकी भाषिक क्षमता अलग अलग होती है। तो ये भाषिक क्षमता जो है उसके अनुसार हम सांस्कृतिक सामाजिक अध्ययन के अनुसार ही उसका अर्थ समझ पाएंगे, ग्रहण कर पाएंगे। तो ये जो क्षमता है हमारे इस कंप्यूटर के पास भी आ चुका है, मानव भाषा को समझना और उसको सबके सामने ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता अपने हमारे न्यूरॉन की तरह ही एनालाइज करना और उस स्थानिक अर्थ को संदर्भित करना और फिर प्रस्तुत करना। तो वो मतलब जब कभी कभी उमेश जी, इससे पहले वाला बाद वाला नेक्स्ट स्लाइड रखिए, नेक्स्ट, यस। तो भाषा को जो ये काम करता है, या भी मैंने इस पे बातें नेक्स्ट एक और हमने बात की कि हमने व्याकरण को अलग किया, टोकनाइज किया शब्द वाक्य को, फिर इसके बाद ये एक और लेवल आगे का हमारा एक सफलता है भाषिक क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में, जहां हम उससे बात कर सकते हैं। आज का मौसम कैसा है, क्या आप मेरे लिए गाना गा दोगे, हे गूगल, जैसे ही हम करते हैं एलेक्सा को कहते हैं वो गाना गाने लगता है। हम अपने डोर से लेके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स तक को भी उसके माध्यम से, वॉइस टेक्स्ट के माध्यम से, वॉइस टूल्स के माध्यम से, तकनीकी के माध्यम से कंट्रोल एंड कमांड कर सकते हैं। हम इस युग में प्रवेश कर चुके हैं जिसकी हमने पिछली सदी में कल्पना भी नहीं की होगी। आप सभी सोच रहे होंगे, समझ रहे होंगे, इस बात को अनुभव कर रहे होंगे कि अब ये भावना के स्तर पर भी ये मशीन विकसित हो चुका है। भावना के स्तर पे मतलब कि हमारे अंदर जो सकारात्मक नकारात्मक भावनाएं हैं हम उसके सामने व्यक्त करते हैं। एलिजा है, जैसे कि मेडिकल साइंस के क्षेत्र में कई ऐसे मनोवैज्ञानिक ऐसे उपचार करने के लिए, मेडिकेशन के लिए कई ऐसे टूल्स बनाए गए। क्योंकि हम इंसान से बात करते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि वो आगे चलकर हो सकता है हमारी बातों को किसी गलत तरीके से वो इंटरप्रेट करे या फिर हमको ना समझ सके। तो आज का इंसान जो अकेला पड़ता जा रहा है, ऐसी स्थिति में ये मशीन कहीं ना कहीं उसका एक बेस्ट फ्रेंड बनते जा रहा है और वो उसकी भावनाओं को समझ रहा है। आज मेरा मूड खराब है, मैं डिप्रेशन में हूँ, या फिर मैं इस दवाई का सेवन कर रहा हूँ, क्या मेरे लिए ये सही होगा। इस तरह की बातें हम मशीन से कर रहे हैं और मशीन हमें अपने पास जो उसके डेटा उपलब्ध है उसके आधार पर वो एनालाइज कर रहा है और वो हमें सही गाइडेंस दे रहा है। तो ये भी एक कोई कम उपलब्धि नहीं है और ये मशीन हमारा आज का कर रहा है। अब उसका एक अगला पड़ाव आता है हमारे इस भाषा तकनीकी में,
ये प्राकृतिक भाषा संसाधन का उत्पादन वाला रूप है, लैंग्वेज जनरेशन, जहाँ पे एनएलपी जो है कई मशीन में जो पहले से डेटा है उसके आधार पर वो नई बातों को उत्पादित कर रहा है। मान लीजिए हमें कोई आर्टिकल लिखना है, आज प्लेगरिज्म चेक होता है, तो ये हमारी तकनीकी ही ऐसी जगह पे सहायता करती है प्लेगरिज्म चेक में। अदरवाइज कई बार तो ये स्थिति हो जाती थी हमारे शोध क्षेत्र में भी, कई बार ऐसी घटनाएं हुई कि जो एक्सपर्ट है वाइवा ले रहा है उसी के ही, ऐसा घटना सच में घटा है इसलिए मैं उसका उल्लेख कर रही हूँ, उसी के ही शोध पुस्तक का पूरा ग्रंथ का कॉपी किया हुआ पूरा का पूरा रिसर्च वर्क उसी के सामने एक दूसरा व्यक्ति प्रस्तुत कर रहा है। जब वो ऑब्जेक्शन लेता है व्यक्ति, क्योंकि वो वाइवा ले रहा है तो इसमें उसको पता है कि वो उसका खुद का पूरा रिसर्च है और फिर वो ऑब्जेक्ट करता है। आज आप जानते हो कि हम सभी जानते हैं कि शोध के क्षेत्र में पहले जहाँ 30% तक आप किसी भी रेफरेंस को, कंटेंट को ले सकते थे, अभी 10% पर आ गया है और ये भाषा तकनीकी के माध्यम से ही संभव हुआ है कि हम शोध के इन अधिगमों को समझकर प्लेगरिज्म खुद ही चेक कर सकते हैं और जहाँ तक हो सके हम शब्दों को परिवर्तित कर सकें, ऐसा हम कार्य करने की कोशिश करते हैं। कई बार ये होता है कि इसमें भाषा उत्पादन के द्वारा हम कुछ शब्द दे देते हैं, जैसे आज के सामाजिक या राजनीतिक वातावरण या जो अभी विषय चल रहा है महाकुंभ, हम कुछ डेटा उनको प्रोवाइड करेंगे और उसके आधार पर कहेंगे कि एक आर्टिकल लिखो। विद इन सेकेंड्स आपके सामने आर्टिकल प्रस्तुत कर दिया जाएगा। तो पहले वो क्या करता है, कंटेंट को उसको डिटरमाइन करता है कि हमें क्या क्या लेना है, हम शब्दों की सामग्री उसको देते हैं, फिर उसको सेंटेंस की पूरी प्लानिंग वो करता है हमारा मशीन, फिर उसके बाद उसको कितना सही है कितना गलत है उसके आधार पर उसको लिंग्विस्टिक रियलाइजेशन कहते हैं, व्याकरणिक के आधार पर या फिर वाक्य रचना के आधार पर उसको परिवर्तित करने की कोशिश करता है। जैसे हम ये कहें कि आज का मौसम कैसा है, हम कुछ कंटेंट देते हैं, इतना टेम्परेचर है, इतनी डिग्री सेल्सियस है, आज इतना ह्यूमिडिटी है, आज बारिश होगी या नहीं होगी। जब हमें इसकी जानकारी नहीं थी तकनीकी भाषिक ये कंप्यूटर भाषा प्रसाधन की, प्राकृतिक भाषा संसाधन की, तो तब मुझे भी आश्चर्य होता था कि हे गूगल कहकर ये जो नई पीढ़ी है क्या बात करती रहती है अकेले अकेले। तो पता चला कि वो तो उसके लिए क्या मेरे लिए गाना गाओगे, क्या मेरे लिए मौसम आज का बताओगे, वो बड़े ही आराम से डिकोड करते हुए प्यारे से वर्ड्स में पूरा जवाब हमारे सामने आउटपुट कर देती है कि आज का मौसम गर्म है, आज वर्षा नहीं होगी, आज इतना, वो सेंटेंस क्रिएट भी कर सकता है ये एप्लीकेशन, चाहे वो मौसम से संबंधित हो, साहित्य से संबंधित हो या किसी भी व्यक्ति के संबंध में हो। हाँ, कुछ ऐसे विषय होते हैं यदि उनके पास प्रॉपर डेटा नहीं होता है तो वो कुछ भी प्रोवाइड करने की कोशिश नहीं करता, वो वहाँ पे सॉरी भी बोल देता है। तो ये इतना एटिकेट भी है इस मशीन को। अभी एक मैंने एक संदर्भ जोड़ा था कि पुस्तक लेखन के संदर्भ में मैंने एक प्रसंग दिया जहाँ पे भगवान बुद्ध के प्रति एक पोइट्री है। तो वहाँ पे जब मैंने चैट जीपीटी को दिया तो उन्होंने विश्लेषण किया और मैंने लेखक का नाम नहीं लिखा क्योंकि वो पहले से दूसरा लेखक का वहाँ पे व्याख्या विश्लेषण चल रहा था। इसके कारण वो सर्च इंजन जो है वो अनुवाद करते समय, व्याख्या करते समय उस चीज को नहीं पकड़ पाया और उसने किसी और का नाम मेरे सामने प्रस्तुत कर दिया। टैगोर की बात आ गई, वहाँ पे बुद्ध की बात आ गई। मतलब आप जब तकनीकी से कोई भी सामग्री ले रहे हैं तो ऐसे समय में आपको भी उस विषय की थोड़ी बहुत जानकारी जरूर होनी चाहिए, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो सकता है। क्योंकि तकनीकी आपको जानकारी प्रोवाइड करती है लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए इंसान से बढ़ के तकनीकी नहीं होगी, वो हमसे बेहतर रिप्रेजेंट कर सकती है डेटा के आधार पर, लेकिन हमसे बेहतर जो एक क्रिएटिविटी है वो प्रस्तुत करे इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन तकनीकी हमारे लिए सहायक बनती है, चाहे वो भावनाओं के विश्लेषण के स्तर पर हो या फिर पार्सिंग के स्तर पे हो या फिर
इसमें एक शब्द आता है, ये अमेरिका में इस फील्ड में चैट जीपीटी एआई के फील्ड में बहुत ज़्यादा रिसर्च हुआ है और यही कारण है कि जीपीयू जिसको ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है, इसको भारत में प्रोड्यूस नहीं किया जाता जहाँ तक मेरी जानकारी है। शायद उमेश जी तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हैं तो वे मुझे अपडेट कर सकेंगे कि जीपीयू भारत में नहीं बनता, अभी भी हम वहीं से इंपोर्ट करते हैं। उमेश जी। उमेश जी आप हैं? मैम इसके बारे में मुझे भी जानकारी नहीं है। मैं बाबू सर से निवेदन करूंगा कि इस पे मार्गदर्शन अगर कुछ हो तो प्रदान करें, या फिर कोई भी यहाँ पे प्रतिभागी यदि उनको जानकारी है, क्योंकि ज्यादातर लोग भाषा अधिकारी या फिर लेक्चरर्स प्रोफेसर्स हैं, तो निश्चित रूप से या फिर हमारी नई पीढ़ी रिसर्च स्कॉलर है, नई पीढ़ी शायद हमसे ज्यादा एआई और चैट जीपीटी और भाषा संसाधन के बारे में जानती है। कोई भी इस पर प्रकाश डालेंगे तो अच्छा लगेगा, एक इंटरैक्टिव सेशन होगा। हेलो। हाँ जी मैम मेरा नाम शायना है और मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी से। मैंने डिजिटल मार्केटिंग की है और मुझे एआई के बारे में, चैट जीपीटी के बारे में भी काफ़ी पता है और इसीलिए एआई को मैं अब जैसे पीपीटी है और भी चीज़ें हैं, इनमें बहुत इजीली यूज़ करती हूँ। काफ़ी हेल्पफुल है अगर कोई भी चीज़ क्रिएट करनी है, वीडियो क्रिएट करनी है, एनिमेटेड क्रिएट करनी है। अगर जैसे मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, लाइव ब्लॉगिंग करती हूँ, अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं अपनी पिक्चर से भी अच्छा खासा अब एआई के थ्रू 2 मिनट में वीडियो बना लेती हूँ। बस उसमें कंटेंट डालना होता है, हिंदी में आप कंटेंट टाइप करके डाल दीजिए और इजीली वो आपका पिक्चर मूव होते हुए पूरी वीडियो में पूरा एक फिगर बन के बोलता हुआ दिख जाएगा। तो आजकल एआई के जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर भी आ रहे हैं, जैसे नॉर्मल आप एआई जी डेवलपर जी को आपका आवाज नहीं आ अच्छी पा रहा खासी है। सैलरी भी मिलती है। अच्छा मेरी वॉइस नहीं आ रही है? जी जी अब आ रहा है, अब आ रहा है। अच्छा हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि जो एआई जनरेटेड जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, मतलब ये भी एक अच्छा खासा इनकम का सोर्स है कि लोग एआई को यूज़ करके व्लॉगिंग कर रहे हैं, जिससे वो व्लॉगिंग में पैसे कमा पा रहे हैं, या फिर इन्फ्लुएंसर क्रिएट कर रहे हैं एक मॉडल डमी टाइप अच्छा सा, जिसमें अच्छा सा फिगर, फेस और एटिकेट है, उनका बिहेवियर है और एक मॉर्निंग रूटीन और इवनिंग रूटीन है जिसका उन्होंने पेज बना दिया। लोगों को पता है कि ये एआई जनरेटेड पर्सन है, ये कुछ भी रियल नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी लोग उन्हें फॉलो करते हैं, उनको पे करते हैं, उनको बहुत अच्छी खासी रीच मिली हुई है। और जो उनके पेज हैंडलिंग पर्सन है उनको भी काफ़ी, मतलब उनके थ्रू एडवर्टीजमेंट अगर वो करवाना चाहते हैं और लोग, तो उनके थ्रू एडवर्टीजमेंट लेते हैं, तो उससे उनको काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। यानी एआई बेसिकली कोई भी सीख रहा है, चाहे उसको एक्सपीरियंस है नहीं है, उसका बैकग्राउंड ग्रेजुएशन में या फिर कहीं भी जो भी उन्होंने स्टडी करी है वो उससे है या नहीं है, आप छोटा सा कोर्स कर लीजिए या फिर यूट्यूब पे सीख लीजिए एंड देन आप उसको टाइम के साथ साथ और अपना बिल्ड करिए एक्सपीरियंस, और आपको बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से प्रकाश डाला इस पर। इसलिए मैंने कहा मुझे नई पीढ़ी पर बहुत विश्वास है, क्योंकि मैंने खुद आज का जो आप लोगों को पीपीटी तैयार किया वो अपनी बिटिया 10th क्लास में है त्रिशा, उससे पूछकर ही किया, क्योंकि मैं साहित्य की व्यक्ति हूँ, पूरी तरह से साहित्यिक हूँ और भाषिक व्यक्ति, भाषा तो सबका होता है। इसके बावजूद भी यदि मैंने, उमेश जी ने कहा कि कोई भी विषय चुन लीजिए, तो ये विषय मेरे लिए बिल्कुल अननोन था और मैंने जानबूझकर इसी विषय को चुना ताकि मैं इसी बहाने इसको समझ सकूं, और उसके लिए नई पीढ़ी मेरी टीचर बनती है और वो नई पीढ़ी सिखाती है, और इस तरह से मैं इस पर आपके सामने कुछ विषय साझा कर पा रही हूँ। तो एआई के जरिए जैसे हम कई बार अनुवाद के उपकरण होते हैं, आरंभ में अनुवाद जो गूगल ट्रांसलेशन का काम होता था उतना ऑथेंटिक नहीं होता था। एक बार की बात है, ये प्रायोगिक कुछ एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ
कि ऐसे जो व्यवधान होते हैं, हम में से कईयों ने इसका सामना किया होगा। तो ब्रिटेन की महारानी का डेथ सेरेमनी था और उस समय में यूके में मेरी एक मित्र थी, वहाँ रह रही थी, उनको हिंदी में बोलना था उस अवसर पर। उन्होंने जो गूगल ट्रांसलेशन किया तो उनको कुछ अनुचित सा लगा, इसलिए उनको विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने फिर मुझे भेजा वो कंटेंट और उन्होंने कहा कि उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करूं, रोमन हिंदी में, क्योंकि वो हिंदी शुद्ध हिंदी अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, तो हिंदी में ट्रांसलेशन करूं। तो उसके लिए जब मैंने गूगल ट्रांसलेशन के जरिए एग्जैक्टली वही काम किया जो उन्होंने किया, मैंने गूगल लेंस लिया और उसके जरिए उसका कंटेंट लेकर उसको ट्रांसलेशन में जब डाला तो लास्ट का जो एक लाइन था वो मेरे दिमाग को हिलाने के लिए काफी था, जिसमें ये था, एक कुछ शब्द गायब हो गए थे, रेस्ट इन पीस, महारानी को चीर विश्राम दो गायब हो चुका था और चीर रह गया था। तो ये चीज मेरे दिमाग को झंझना देता है। इसके बाद मैं वापस मूल कृति पर जाती हूँ और मूल टेक्स्ट को लेकर फिर अनुवाद करके तब मैं उसके चीज को समझती हूँ, भाषिक संरचना को। इसके बाद उसका जवाब देती हूँ कि महारानी को चीर विश्राम दो। वो शब्दों की संरचना को समझकर आज एआई आपके सामने आंसर दे रहा है। हम यदि कुछ कहते हैं तो उसको वॉइस टू टेक्स्ट, ये भी तकनीकी के माध्यम से, भाषा संसाधन के माध्यम से ही पॉसिबल हुआ है। पहले जहाँ कई लोगों को, हम लोगों के फील्ड में क्या होता है, टीचिंग फील्ड में स्पॉन्डिलाइसिस, क्योंकि हाथों का काम इतना ज्यादा होता है गर्दन का, कि ये सबको आम बात है इस प्रोफेशन में। तो इसकी वजह से टाइपिंग का काम बहुत दुरूह हो जाता है जब ज्यादा टाइपिंग करना हो। तो ऐसे में वॉइस टू टेक्स्ट जो एक आया, ये हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं था और यहाँ से हमारी जीवन और सरल होती गई। इसके बाद वॉइस टू टेक्स्ट ही नहीं, बल्कि हम कोई पिक्चर लेते हैं, उसको देखकर अगर टाइप करना है और वो समझ में नहीं आ रहा है, हम हाथ का लिखा हुआ जब यदि वो ढंग से लिखा गया हो तो वो भी हमारा टेक्नोलॉजी जो है पढ़ सकता है, कंप्यूटर पढ़कर उसको फिर से टाइपिंग जैसा बना सकता है। ये सब भाषा संसाधन के माध्यम से ही संभव हो पाया है। निश्चित रूप से इसकी कुछ चुनौतियां भी हैं जो मानवीय हो सकती हैं, क्योंकि कुछ लोग स्वभाव के माध्यम से शब्दों का कुछ विशेष प्रयोग करते हैं। तो ये हमारी टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर में सिरी है, एलेक्सा है, जो इसका प्रयोग करते हैं, तो वो सोशल मीडिया पे हम कई ऐसी बातें शेयर कर देते हैं, तो वो उसको एनालाइज करते हैं कि क्या गलत है, क्या सही है, उसके बारे में वो हमें अलर्ट करते हैं, अवेयर करते हैं कि ये कंटेंट जो है ये सही नहीं है। तो ये सारी चीजें हमें कंप्यूटर के उस भाषा संसाधन के तकनीकी के माध्यम से ही समझ में आए। आरंभ में जब भाषा प्रौद्योगिकी की बात हुई थी तो बहुत सारे लोगों को लगा भाषा और प्रौद्योगिकी कैसे हो सकता है। अभी भी हम कक्षा में जब पढ़ाने जाते हैं तो कई ऐसे शिक्षक हैं जो भाषा को 21st सेंचुरी में भी इस तरीके से पढ़ाते हैं जो शायद 18वीं 19वीं शताब्दी में पढ़ाया जाता हो। हमें समय के साथ अपडेट होने की आवश्यकता है। हम कबीर सूर तुलसी को उसी तरीके से नहीं पढ़ा सकते। हम क्रिएटिव राइटिंग की बात करते हैं, जैसे हम किसी भी चैप्टर को लेते हैं तो हम बच्चों को क्रिएटिव थिंकिंग के लिए एनकरेज कर सकते हैं, और बिना एनकरेज करे, जब हम उनको एनकरेज करते हैं तो वो इधर एआई की तरफ जाते हैं, टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं। तो लेट देम गो, लेट देम डिसाइड, उनको डिसाइड करने दो। अगर उनके पास भाषिक पकड़ है तो ही वो सही चीजों का चयन करेंगे। यदि उनके पास भाषिक पकड़ नहीं है तो वो सही चीजें नहीं बता पाएंगे। इसलिए भाषिक विविधता को भी समझना बहुत जरूरी होता है। कई ऐसी भाषाएं होती हैं जो अनौपचारिक होती हैं, जैसे हम बातचीत करते समय चाय शाय, अब ये शाय क्या है ये उसके साथ आ जाता है। ये कंप्यूटर कैसे समझेगी, हमें लगेगा, हमें उसे समझाना पड़ता है ये पर्टिकुलर स्टेट का है। स्टेशन कैसे बोला जाता है, स्टेशन को टेशन बोलना, तो वो क्षेत्रीयता की भाषा, ये स्लैंग जो शब्द होते हैं, अनौपचारिक शब्द होते हैं, कंप्यूटर आज के समय में उसको भी समझने लगा है। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है और मेडिकल साइंस के क्षेत्र में काम कर रहा है, विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रहा है। आज बड़े बड़े जो है ऑपरेशंस रोबोट के जरिए किए जा रहे हैं और बड़ी ही सफाई से हो रहे हैं। जैसे आप लोग जानते ही हैं कि कार भी, मशीन भी पूरे ऑटोमेटिक होती जा रही, तो ये हमारे शब्दों को संसाधित कर रही है, समझ रही है,
तभी हमारे आदेशों का पालन करते हुए उसको एग्जीक्यूट कर पा रही है। तो हर क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाने लगा है एनएलपी का। तो इसलिए हम इसके प्रयोग की बहुत ज़्यादा इस पॉसिबिलिटी को, संभावना को देखते हुए थोड़े से चुनौतियों की ओर भी यदि ध्यान दें तो शायद ज़रूरी होगा। जैसे कि कुछ भाषाएं ऐसी होती हैं जिसके डबल मीनिंग हो सकते हैं, जैसे गुड और गुड, एक अच्छा होगा एक सामान होगा, तो वो हम प्रसंग के अनुसार उसको डिसाइड करेंगे। सोना और सोना, तो सोना हम क्रिया में कर रहे हैं या संज्ञा में कर रहे हैं, ये भी डिफाइन करना कंप्यूटर के लिए कई बार थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। और कई बार कुछ शब्द, कुछ भाषा ऐसे होते हैं, जैसे चीन का मैंडरिन है, वहाँ स्पेस नहीं होता, शब्दों के बीच में अंतराल नहीं होता, जहाँ तक मेरी जानकारी और शोध के अनुसार मुझे पता चला है। तो ऐसे में कंप्यूटर के द्वारा उसको अलग करना, उसके अर्थ हमारे सामने प्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल और चैलेंजिंग वर्क जरूर होता है। इसके बावजूद भी ये ओसीआर से जो, मतलब कि हम जो बोलते हैं या फिर ऑप्टिकल जो इसके पिक्चर, उसके ज़रिए वो ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर के द्वारा ये हमारे सामने डेटा प्रोवाइड करते हैं। इस क्षेत्र में भी हमें थोड़ी से सतर्कता की आवश्यकता होती है। और इस क्षेत्र में जैसे टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन टू इमेज होता है, आप कोई टेक्स्ट दे देते हो। हमारी एक यूएस की मित्र हैं, वो उनकी पर नानी का फोटो उनके पोते द्वारा चलते फिरते एक्शन, मतलब कि सक्रिय रूप से जिस तरीके से दिखाया गया, हर कोई उनके घर में भावुक हो जाता है। मतलब तकनीकी किस लेवल पे ले जाती है, हम सोच भी नहीं सकते कि कोई ऐसा पिक्चर जो एक 19th सेंचुरी का है या फिर 20th सेंचुरी का है, वो हमारे सामने बात करते हुए दिखेगा। अब ये सारी चीजें, ये सारी संभावना भाषा तकनीकी के क्षेत्र में चल तो रही है। गूगल का, वर्ड का एआई और चैट जीपीटी, और इसके बाद विंग का, और आप लोगों को पता है मीका जो फर्स्ट सीईओ रही है इस क्षेत्र की। तो ये सारा जो विकास हम भाषा के क्षेत्र में करते जा रहे हैं डे बाय डे, ये कहीं ना कहीं हमें सतर्क भी कर रही है कि, क्योंकि यूएस में एक घटना, मैंने एडिटोरियल यूके का एक पूर्वाई पत्रिका है उसमें पढ़ा था, जहाँ पे एक यूएस की महिला होती है और उसको किसी सेलिब्रिटी की आवाज में और चित्र के माध्यम से इस तरीके से उसे कई महीनों तक चैट किया जाता है और सोशल मीडिया पे कि वो उसके प्रेम में है, और इसके बाद वो अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे देती है और फिर पूरी प्रॉपर्टी जो है कि उसको हॉस्पिटल में भेज देती है। और इतना सारा कुछ सिर्फ एआई के उस कमाल की वजह से हो गया, वो लेडी रोड पर आ जाती है। ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहती है। अभी परसों की ही घटना है, मेरी एक मित्र मुझे अवेयर करती है, अलर्ट करती है कि देखो उसका फला का जो फोन नंबर है वो हैक हो चुका है, इसलिए अगर उनकी तरफ से पैसे मांगते हुए कोई मैसेज आए तो नहीं देना, क्योंकि मेरे 38,000 रुपए जाते जाते जस्ट बचे। ये एआई का एक ब्लैक साइट है, तो ऐसे में अलर्ट होना बहुत जरूरी है। मैंने बोला ऐसे कैसे हो सकता है, पहले तो हमें पता है कि वो मित्र कभी कितनी भी जरूरत हो वो पैसे नहीं मांगेगी, उसका सेल्फ रेस्पेक्ट इस लेवल का है। दूसरी बात, किसी का मैसेज आने पर या मेल आने पर आप पैसे कैसे भेज सकते हो। कई बार ये होता है कि एआई आपकी आवाज में आपको बात करके आपसे इस तरह की डिमांड करती है। तो ऐसे स्थिति में भी हमें बहुत ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है। वीडियो कॉल पे जाइए आप, सच में आपके क्लोज रिलेटिव हैं, आप अपने पारिवारिक माहौल में भी कुछ ऐसे कोड बना के रखिए जो सिर्फ आपके परिवार के लोगों को पता हो। तो ये जो प्राकृतिक भाषा संसाधन है हमारी लाइफ को बहुत सरल तो बना रहा है, एट द सेम टाइम बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी बना रहा है। तो ये सारी चीज़ों का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा ताकि हम अपने जीवन की बहुत सारी जोखिमों से बच सकें। और मुझे ये अवसर देने के लिए जयशंकर बाबू जी का बहुत बहुत आभार मैं ज्ञापित करती हूँ। मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात थोड़ी बहुत ज़रूर रखी है, और आपको ये भी बता दूं कि आपके जितने भी क्वेश्चन और होंगे, क्वेश्चन एंड आंसर चाहिए, वो सब चैट जीपीटी 3.5 या फिर एडवांस जो कि आप
खरीद कर वो वीकली थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो यू कैन स्पेंड 500 एवरी वीक। तो चैट जीपीटी का 4 का वर्जन जो है वो एडवांस हो जाता है, जहाँ पिक्चर से वीडियो बनाना, उसको सक्रिय रूप से दिखाना, ये सारी चीज़ें वहाँ पे दिखाई जा सकती हैं। तो ये सारा जो मैंने अध्ययन किया, अध्ययन के द्वारा जो हमारी नई पीढ़ी इसी मंच पर है, जो उस सारी चीज़ों को जी रही है, और कहीं ना कहीं हमें आज के समय में अगर सस्टेन करना है, अपने एजुकेशन को आगे बढ़ाना है, तो हमें इन सबको सीखना भी होगा। कई बार हमारे स्टूडेंट्स ही बोलते हैं कि मैम हमें एआई को, चैट जीपीटी को, ये सबको कंट्रोल कर ही नहीं बल्कि लिमिट कर देना चाहिए। मुझे लगता है उसको लिमिट करने के बजाय हमें अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी लाइफ को इजी बना रहा है। थोड़ी सी कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये तो कहीं भी होता है। आप रोड पर भी अगर गाड़ी चला रहे हैं, थोड़ी सी सावधानी हटी कि दुर्घटना हो जाती है। तो हर जगह सावधानी तो जरूरी होती है। और ये तो भाषा है, भाषा पर तो क्या नहीं हो जाता है, भाषा में ये ताकत होती है। तो निश्चित रूप से प्राकृतिक भाषा संसाधन जो हमारा मशीन और इंसान के भाषिक परिकल्पना और भाषिक सृजन का जो माहौल है, ये हमारे जीवन को सरल बनाता है। और ये मैंने इसी प्राकृतिक भाषा संसाधन के द्वारा ही इसका ज्ञान प्राप्त किया। और आपके सामने जो पीपीटी थोड़ा बहुत मैंने रिप्रेजेंट किया, वो सिर्फ विदिन 15 मिनट्स में ये पीपीटी बनाया। यदि मैं आज से 4 साल पहले ये पीपीटी बनाती तो मुझे दूसरे नई पीढ़ी के हेल्प की ज़रूरत पड़ती, या फिर किसी प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ती, और इसको बनाने में मुझे कम से कम 3-4 घंटे तो लग ही जाते, सिर्फ इतनी सी पीपीटी बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे वही काम विदिन 10 मिनट्स एआई के द्वारा ही मिल गया। तो इसीलिए मैंने इसको शेयर किया। मेरा इंटेंशन सिर्फ पीपीटी यहाँ पे दिखाना नहीं था, मेरा इंटेंशन प्रैक्टिकली ये भी बताना था कि एआई हमारे लिए बहुत कुछ कर सकता है। ये हमारा अलादीन के चिराग की तरह है। आप चिराग को आप किस तरीके से यूज करोगे, इतना दिमाग हमें अपने पास रखना होगा। अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी, और आपके प्रश्नोत्तर आपका जीपीटी दे देगा, एआई दे देगा, मुझसे बेहतर दे देगा, नई पीढ़ी दे देगी। तो यहाँ पे मैं अपनी बात को रोकना चाहूंगी। धन्यवाद। मैं डॉक्टर अंशुल महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि आगे जी सर, बहुत ही ज्ञानवर्धक, अनुभव से युक्त मैम का सत्र रहा। और बड़ी अच्छी बात कही मैम ने कि आपकी जिज्ञासाएं ऐसी होंगी बहुत सी जो बड़ी आसानी से आपको चैट जीपीटी या एआई दे देगा। सच में हम सब इसका उपयोग कर रहे हैं। फिर भी यदि हमारे प्रतिभागी पर्टिकुलर मैम से कुछ अगर जानना चाहें, उनकी कुछ जिज्ञासा है, यद्यपि मैम ने अपनी बात रख दी है, आपको लगता है कुछ और उसमें ऐड ऑन होना चाहिए हम सब जिससे लाभान्वित हो, तो आपके विचार या मैम के इस वक्तव्य के विषय में उन्होंने जो सेशन लिया, आप कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को एक एक करके, और अपनी बात आप रख सकते हैं। मैम से भी अपनी जिज्ञासा पूछ सकते हैं। जी, आपका हैंड रेज है आर्यमन जी, आप अनम्यूट कर लें जी। नमस्ते सर, जो अभी बात हुई है हमने विस्तार पूर्वक सुना उसे। तो मैम ने भी जैसा बताया कि चैट जीपीटी उत्तर दे देता है, और मैम ने ये भी बताया कि हर बात का नहीं भी दे पाता है। तो मेरा प्रश्न इस पर केंद्रित है क्योंकि हम एनएलपी है। तो सर, हमने एनएलपी के कुछ कोर्सेज किए हैं पहले भी, और अभी ये वाला भी कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक ट्रस्ट चलाते हैं भारतीय भाषाओं की संस्कृति। तो हमें पहली बार एक ऐसा कोर्स मिला जिसमें एक भारतीय भाषा में नाटक पढ़ाई जा रही थी। तो मेरा एक अंशु जी आप म्यूट कर लीजिए जी। तो मेरा एनएलपी पर केंद्रित प्रश्न है कि जैसे हम लोग अभी जब इंग्लिश को ही एक सेट लैंग्वेज के रूप में लेकर के चलते हैं, जब हम कोडिंग करते हैं, तो
तो उसमें हमें वर्डनेट दिखाई देता है। वर्डनेट जो है वो सारा पूरा लेक्सिकन का डेटाबेस हमें मिल जाता है एक जगह से। तो भारतीय भाषाओं के लिए हमने पता किया कि क्या है, तो आईआईटी बॉम्बे द्वारा निर्मित एक इंडो वर्डनेट है, परंतु उसका पाइथन में अब सपोर्ट संभवतः नहीं है। तो पिछले कुछ दिनों से हम उसी को खोज रहे हैं। यदि हमें ये बताया जा सके कि भारतीय भाषाओं के लिए एक वर्डनेट जैसी चीज़ हमें कहीं पर मिल सकती है, तो वो जानना चाहेंगे। चैट जीपीटी से भी हम इसका प्रश्न का उत्तर ले चुके हैं, पर वो जो बताता है वो अब काम नहीं करती है चीज़, क्योंकि सपोर्ट शायद विथड्रॉ कर लिया गया है। तो कोई और अगर इसका मार्ग है कि भारतीय भाषाओं का वर्डनेट कहीं से हमें मिल सकता हो, तो कृपया उसे बताएं, जिससे हम उसे कोडिंग में प्रयोग कर सकें। उमेश जी तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हैं, वे जरूर आपको उत्तर देंगे, क्योंकि मद्रास के द्वारा जहाँ तक मेरी जानकारी है, कम से कम भारतीय 11 भाषाओं पर इस पर कार्य हो चुका है। अभी भी हम पूरी तरह से दक्ष नहीं हो सके हैं आर्यमन जी, तो 22 भाषाओं पर महारत हासिल करने के लिए अभी भी कार्य चल रहा है, और इस क्षेत्र में निरंतर ये कार्य लगातार जारी है। तो आने वाले दिनों में निश्चित रूप से इसका भी समाधान हमारा हो पाएगा। जी महोदया, मेरी जानकारी के हिसाब से भी यही सही है कि 11 भाषाओं में अभी हम लोग काम कर पा रहे हैं, जबकि हमारी संविधान के 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं विनिर्दिष्ट हैं, अभी उस पर काम चल रहा है, काफ़ी जोरों पर काम चल रहा है, और बहुत ही कम दिनों में इसकी उपलब्धियां हमारे आंखों के समक्ष होंगी, यही हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। और आर्यमन जी, एक जहाँ तक मेरी जानकारी है, एक हनुमान ऐप आईआईटी बॉम्बे ने बनाया था, तो वो भी कई ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सहायक साबित हो सकती है, क्योंकि पत्रकारिता का क्षेत्र ऐसा होता है कि वहाँ पे ये सब यदि उपलब्ध हो तो कार्य अधिक आसान हो जाता है, त्वरित हो जाता है। जी मैम, धन्यवाद। तो यदि कोई और भी प्रतिभागी अपनी बात रखना चाहता है तो मैम अभी सत्र में बनी हुई है, आप अपनी बात रख सकते हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। जब हम कोई प्रतिक्रिया देते हैं सेशन में या अपनी बात रखते हैं, तो ये दर्शाता है कि विषय से हम कितना जुड़ पाए। तो आप में से यदि कोई अपनी बात रखना चाहते हैं तो प्लीज, निश्चित रूप से हम सब उससे लाभान्वित होंगे। अंशुल जी, आज त्योहार है, शायद इसलिए सक्रिय नहीं। संभवतः मैम सभी की जिज्ञासा शांत है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि कुछ उनकी क्वेरी है, और आपने विषय को बड़े सहज तरीके से रखा कि कैसे आप अपनी क्वेरी को चैट जीपीटी के माध्यम से भी उसका समाधान पा सकते हैं। और आपने ये भी बताया कि ये अलादीन का चिराग है कि कैसे आप इस तकनीकी का बेहतर प्रयोग कर सकते हैं। अगर सावधानी हटी तो फिर दुर्घटना से कोई बचा नहीं सकता है, क्योंकि शब्दों से तो युद्ध हो गए। ये हमारा इतिहास हमें बताता है, ये महाभारत पूरा इसी पे आधारित है। तो शब्दों का चयन और चैट जीपीटी या एआई या जो भी भाषा संसाधन की तकनीकी है जो उसको प्रोसेस करके हमें उपलब्ध करा रही हैं, उनमें हमें भी जो मानवीय श्रम कहें या उनको उनकी जो गुणवत्ता है उसको चेक करने का तरीका है वो मानवीय रखना पड़ेगा। नहीं तो फिर जो महारानी है वो उनको चीर दें कि वो चिर विश्रांति को प्राप्त करें, ये बड़ा बड़ा ही द्वंद्व हो जाएगा। तो बड़ी ही बहुत ही प्रायोगिक तरीके से आपने उदाहरणों को रखा जो हम सबके दिन प्रतिदिन के उसमें हम लोग इसकी समस्याओं को देखते हैं। दरअसल हमारे यहाँ बाहर कुछ आयोजन चल रहा है, तो बाहर हम लोग निकल नहीं सकते हैं, और अंदर जो है दोनों लोगों की मीटिंग चल रही है, तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है। लेकिन बहुत ही अच्छा आपका सत्र रहा मैम,
और हम सब इस नवीन विषय के साथ में आए। विषय कितना नवीन है ये अलग विषय है, लेकिन विषय को कितनी सहजता से हमारे सामने प्रस्तुत किया गया, जो न केवल हमारी उसमें लगनशीलता को बढ़ाता है, हम उसकी ओर आकृष्ट होते हैं, उसके बारे में और ज्यादा जानने को हम प्रयासरत होते हैं। आपने जब कहा कि इसमें कुछ और अपनी जानकारी ऐड करना चाहे कि कैसे हम अपने यहाँ इसको यूज कर रहे हैं, तो हमारे प्रतिभागी उसमें जवाब देते हैं और हम सब ने महसूस किया होगा कि क्या मैं गूगल करके कुछ जानकारी जुटा लूं। तो ये किसी भी वक्ता का एक बहुत ही सद्गुण है कि कैसे वो अपने सत्र में लोगों को अच्छे तरीके से इन्वॉल्व रख पाते हैं। और आपने बताया कि बोलचाल की भाषा में हम विविध दूसरी भाषाओं के शब्दों को कई बार हम लोग प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन लेखन में तो सावधानी चाहिए, जिसके लिए मैं आपने सजग किया हम सबको। निश्चित रूप से आप इसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। यदि उमेश जी आपकी आज्ञा हो तो क्या हम लोग सीधे अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आदरणीय डॉक्टर सी जयशंकर बाबू सर की ओर चल सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, इसमें कोई आज्ञा की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं सर, शायद रास्ते में थे तो मुझे लगा कि नेटवर्क कैसा है। वैसे सर प्रयास करते हैं कि वो यात्रा जी में हो, कहीं हो, सत्र में बने रहें। तो नहीं, बहुत ही मैम का ज्ञानवर्धक सत्र रहा। हम लोग सीधे अपने समय को जाया न करते हुए सीधे चलेंगे। जो भाषा प्रौद्योगिकी, ये स्वयं पोर्टल का जो कोर्स है, उसके जो हमारे निर्देशक सर हैं, बड़े ही आदरणीय हमारे डॉक्टर सी जयशंकर बाबू सर, मैं बड़ी ही आत्मीय भाव से सर को बुलाना चाहूंगा कि ये अध्यक्षीय उद्बोधन के साथ में ही हम सबको कुछ जो है इस दिशा में मार्गदर्शन मिले, कुछ ज्ञान राशि से हम सब अवसिंचित हों। इसी आशा के साथ में मैं सर का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डॉक्टर आदरणीय सी जयशंकर बाबू सर, सर आपको मैं ये आभासी मंच पटल सर्वित करता हूं। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार डॉक्टर अंशुल जी। थोड़ा जैसा आपने कहा, नेटवर्क की थोड़ी सी समस्या रह गई है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ जहाँ तक संक्षेप में कुछ अपनी बात रखता हूँ अध्यक्षीय वक्तव्य। और अभी मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ डॉक्टर सुषमा जी का, जिन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से प्राकृतिक भाषा संसाधन के तमाम आयामों पर अपनी बात रखी है। हाँ, बीच में थोड़ा सा नेटवर्क के व्यवधान की वजह से कुछ सुन भी नहीं पाया था मैं, लेकिन जहाँ जब भी मैंने सुना, उन्होंने लगभग तमाम आयामों पर अपनी बात रखी है। और विशेषकर आज जो कृत्रिम बुद्धि संबंधी जो आपको चैट जीपीटी जैसे जो भी सुविधाएं विकसित हुई है, तो उनके विकास में प्राकृतिक भाषा संसाधन की भूमिका को लेकर, और अंत में जैसे अभी आर्यमन जी ने जो सवाल किया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोग आजकल काम कर रहे हैं विशेषकर हिंदी में। जो कॉर्पस विकास है वो थोड़ा कम होने की वजह से जो है हिंदी और अन्य भाषाएं, भारतीय भाषाएं अभी भी पिछड़ी हुई है विकास की दृष्टि से। और जैसे आप इन जनरेटिव एआई के जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो विकसित हुए हैं, तो उसमें भारतीय भाषाओं के डाटा कम होने की वजह से ही अभी भी समस्याएं आ रही है। आपको जो भी इन जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पोर्टल्स में आपको जो जवाब मिल रहे हैं, वो अधिकांश जो है अंग्रेजी सामग्री के माध्यम से हिंदी में अनुदित होकर आपको सामग्री मिल रही है। मूल हिंदी की सामग्री डिजिटाइज बहुत कम होने की वजह से कई सारी समस्याएं हैं। और दूसरा, हिंदी में प्राकृतिक भाषा संसाधन का विकास होने की वजह से आज धीरे धीरे हिंदी का भी प्रवर्धन हो रहा है। हिंदी सहित तमाम भारतीय भाषाओं का इस दृष्टि से विकास हो, इसी लक्ष्य से ये पाठ्यक्रम हिंदी में बनाया गया था। और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप सब इसके पूर्व विद्यार्थी और कई सारे उत्साही इसके साथ जुड़कर तो इन भाषाओं के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। मतलब विकास की चेतना ही जो है आगे जाकर कार्य करवा सकता है, क्योंकि सीमित व्यक्तियों से होने से बहुत समय लगता है। आपको पता है कि गूगल ने उस समय, मान लीजिए आज से 20 साल पहले,
गूगल के अनुवाद में यदि आप एक सामान्य सा वाक्य भी यदि डाल देते, जैसे हाउ आर यू, आप डालते कैसे आप जवाब देता था, आप कैसे हैं जैसा जवाब नहीं मिलता था, कैसे आपका जवाब मिलता था। तो आज आप डाल के देखेंगे सही होता है। और दूसरा, उस समय मैंने ये भी टेस्ट किया था कि फाइन, इंग्लिश में हम कहते हैं फाइन, तो आप कैसे, हाउ आर यू, फाइन। तो इन दोनों का अनुवाद जो है, फाइन का तो एकदम संदर्भ से हटकर जवाब दिया था गूगल ने उस समय, लेकिन आज उसका काफी विकास हुआ है। तो मतलब उस समय जुर्माना जैसा जो मतलब संदर्भ रहित अर्थ दिया था, तो आज उस दृष्टि से इतने 20 सालों में जो भी काम होता आया है उसकी वजह से काफी विकास हो गया है। तो हम इस विकास से संतुष्ट होकर केवल हम प्रयोगकर्ता के रूप में ही काम करते रहें और लंबा समय लग सकता है। तो इन तमाम सुविधाओं के विकास के लिए, तो और विशेषकर इन भाषाओं में जो विकास हो रहा है तकनीक का, भाषाओं का जो मार्केट है, और उसकी वजह से ही थोड़ा बहुत इनका विकास हो रहा है। जिन भाषाओं का मार्केट से लेना देना नहीं है, तो उनके विकास में और काफ़ी समय लग सकता है। तो इसी दृष्टि से मैं मानता हूं कि हाल ही में हमने 21 फरवरी को मनाया अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। हम सब अपनी अपनी भाषा के विकास के लिए, और उसमें जो NLP से संबंधित कार्य है तो वो हम करते जाएं, निश्चित रूप से ये भाषाएं विकसित हो जाएंगी और हमारे सपने साकार होते जाएंगे। और मैं सुषमा जी का पुनः अभिनंदन करना चाहता हूं और क्षमा भी चाहता हूं कि उनके तमाम मतलब भाषण को मैं सुन नहीं पाया रेल में यात्रा करते रहने की वजह से, और उस पर पूरी अपनी टिप्पणी नहीं दी है, मगर निश्चित तौर पे उन्होंने बहुत ही सरल भाषा में और कई सारे उदाहरणों के माध्यम से आपको स्पष्ट किया है। और आर्यमन जी ने जो सवाल किया था उसको ऑलरेडी सुषमा जी ने सही बताया। IIT मुंबई में कॉर्पस डेवलपमेंट का काफ़ी काम हुआ है। इसके अलावा IIIT हैदराबाद और IIT कानपुर में भी काफ़ी काम हुआ है। कई परियोजनाएं IIIT हैदराबाद में चल रही है, उसके साथ जुड़कर भी आप काम कर सकते हैं तो हिंदी के लिए। इनके अलावा आपको CDAC और अन्य संस्थाएं भी कार्य कर रही है, लेकिन उनका मेनली कॉर्पस डेवलपमेंट रिलेटेड काम कम हुआ है। तो और कई संस्थाएं इस दिशा में कार्य कर सकती है, जिससे कि इस दिशा में काफ़ी प्रगति हम निकट भविष्य में हासिल करें। और मैं अभिनंदन करना चाहता हूं उमेश जी और अंशुल जी का, तो जो लगातार अपना पूर्ण सहयोग हमें दे रहे हैं, जिस वजह से ये जो यात्रा है एक मतलब यज्ञ जैसा निरंतर अनुष्ठान चल रहा है। और आज थोड़ा सा व्यवधान जो हुआ है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, समय विलंब से ये कार्यक्रम शुरू होने के लिए, क्योंकि मैं जिस गाड़ी से यात्रा कर रहा था उसमें थोड़ी सी असुविधा हुई, यहाँ तक कि मैं इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर अपने यहाँ का वो चार्जर लगवाने के लिए भी वो ठीक करवाया, तो तभी जाकर ये चलने लगा था, मैं फिर चालू कर पाया। तो मैं अपनी वाणी को ही विराम देना चाहता हूँ। कोई और संदेह है तो उनको निवृत्त करके कार्यक्रम हम आज संपन्न कर सकते हैं। अंशुल जी और उमेश जी आगे आप कार्रवाई कर सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने व्यस्ततम जो आपकी दिनचर्या है या आप यात्रा में है, आपने समय निकाला। हम सब अभिभूत हैं, आपका आशीर्वचन हमें प्राप्त हुआ। आपका पाथेय हम लोगों को बहुत ही प्रेरणा देता है, जिससे हम इस ओर और ऊर्जा के साथ लगे रहते हैं। हमारे किसी भी साथी का, किसी प्रतिभागी का यदि कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो अभी मैम सत्र में हैं, डॉक्टर सुषमा मैम, तो मैं चाहूंगा कि आप यदि उनसे कुछ पूछना चाहें तो अभी पूछ सकते हैं, नहीं फिर हम लोग सत्र को अगले पड़ाव की ओर ले चलेंगे। जी अमरेंद्र जी का हैंड रेज है, आप अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। सर मैं ये जानना चाहूंगी कि ये प्रोग्राम कितने बजे से शुरू होता है? मैं तो अभी अचानक खुली तो मुझे दिखाई पड़ा। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल,
मैं अंतिम पड़ाव के रूप में हमारे यहाँ यही जानकारी प्रस्तुत की जाती है कि कोई अगर नया आज कोई प्रतिभागी आया हुआ है, क्योंकि ये कोर्स 28 तक अभी रजिस्ट्रेशन इसमें ओपन है, तो मैं चाहूँगा उमेश जी से कि पूरा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या रहेगी, कैसे वो हमारे यूट्यूब चैनल या ब्रॉडकास्ट से कैसे जुड़ सकते हैं, आप जरूर उनको मार्गदर्शित करें। तो मैं उमेश जी से निवेदन करूंगा कि एक बार कैसे कोर्स को और कैसे हमारा शेड्यूल है एक बार सभी प्रतिभागियों को बताएं। जी सर। जी जी, बहुत बहुत आभार सर। जरूर मैं एक बार जो लोग आज पहली बार इस आभासी मंच के माध्यम से हमारे साप्ताहिक राष्ट्रीय कार्यशाला में जुड़े हैं, मैं आप सभी का अभिवादन करता हूं। साथ ही जैसा डॉक्टर अंशुल महोदय ने बताया कि 28 फरवरी 2025 जो सत्र 2025 के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है, उसकी अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। यह तिथि किसी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नहीं की गई है, बल्कि स्वयं पोर्टल द्वारा यह तिथि प्रत्येक जितने भी कोर्स हैं, जितने भी विधा के कोर्स, चाहे तकनीकी, चाहे उच्च शिक्षा, जिस भी विधा के पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं, सबके लिए अंतिम तिथि 28 फरवरी 2025 निर्धारित की गई है। जो लोग अभी तक पाठ्यक्रम में पंजीकरण नहीं किए हैं, उनके पास 2 दिन का समय है और 2 दिन के अंदर आप पंजीकरण कर सकते हैं। अगर पंजीकरण में कोई समस्या आ रही है आप लोगों को, हमारा भाषा प्रौद्योगिकी का यूट्यूब चैनल है, आप उस पर जाकर पंजीकरण से संबंधित पाठ्यक्रम को कैसे पढ़ें, असाइनमेंट को अपने कैसे पूरा करें, तमाम प्रकार की जो जटिल जो आपके दिमाग में प्रश्न रहते हैं, जो क्वेरी रहती हैं, उनसे संबंधित मार्गदर्शन वीडियो बनाए गए हैं। आप लोग उसको देखकर उसका मार्गदर्शन प्राप्त कर आप पंजीकरण कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने पाठ्यक्रम को पूरा कर सकते हैं। जैसा कि आपने पूछा था कि हमारा जो यह राष्ट्रीय कार्यशाला है, प्रत्येक बुधवार शाम 6 बजे से आयोजित किया जाता है और इस दौरान हम विभिन्न जो हमारा पाठ्यक्रम का लेआउट है, पाठ्यक्रम के लेआउट के अंतर्गत विभिन्न विषयों का निर्धारित करते हैं तथा अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता है, ताकि उन विषयों पर वो अपने अनुभव के माध्यम से अपने विचार रख सके, साथ ही जितने प्रतिभागी जुड़ते हैं उनका मार्गदर्शन कर सकें। इसी क्रम में जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम का आप लोगों का जो तैयारी है, वो तैयारी उचित प्रकार से हो सके, इसीलिए हम लोग प्रत्येक शनिवार को शाम 6 बजे हमारा जो भाषा प्रौद्योगिकी का भाषा प्रौद्योगिकी का जो टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें हम लोग क्विज का भी आयोजन करते हैं, जिसमें 25 से 30 प्रश्न या उससे अधिक भी प्रश्न पूछे जाते हैं और जो भी प्रतिभागी उसमें भाग लेते हैं, प्रतिभाग करते हैं, उनका तुरंत मूल्यांकन भी होता है और उनकी अप्रत्यक्ष रूप से उनकी तैयारी भी हो जाती है। तो यह 2 चीजें हम लोग सतत चला रहे हैं और जैसा कि हमने इस राष्ट्रीय कार्यशाला के शुरुआत में ही कहा था कि हमारे राष्ट्रीय कार्यशाला का 12वां श्रृंखला है और आगामी 13वां श्रृंखला फिर अगले बुधवार को हम लोग आयोजित करेंगे किसी नए विषय पर, किसी नए वक्ता के माध्यम से। यही हमारी जानकारी है और अब मैं अंशुल महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि समय काफी हो गया है, अब इस कार्यक्रम का हमारा जो राष्ट्रीय कार्यशाला है इसका समापन किया जाए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने अपनी अनुमति दे दी है, तो आप कर सकते हैं सर। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी। आपने कैसे कोर्स को ज्वाइन करना है, जो प्रतिभागियों की जिज्ञासा रहती है, आपने उसके विषय में मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और समय भी हो गया है, तो मैं आदरणीय अध्यक्ष जी जो हमारे सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं, मैं सर से निवेदन करूंगा आदरणीय जयशंकर बाबू सर से कि आपकी यदि अनुमति हो तो सत्र को हम लोग आज यहीं रोकने का उपक्रम करें। हाँ जी अंशुल जी, जरूर सत्र की समाप्ति की जा सकती है। सर जी, समाप्त करने से पहले मैं निवेदन करूंगा छोटा सा कि जो लोग आज पहली बार इस राष्ट्रीय कार्यशाला से जुड़े हैं, एक बार पुनः मैंने दोबारा आप लोगों को लिंक इसमें चैट बॉक्स में दे दिया है। हमारे जो व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, फेसबुक चैनल का लिंक है, यूट्यूब चैनल का लिंक है, ब्लॉग का लिंक है तथा जो लोग अभी पाठ्यक्रम में पंजीकरण नहीं किए हैं उसका भी डायरेक्ट लिंक यहाँ पर दिया गया है। आप उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनलों को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपके पास हर प्रकार के नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके और जो भी हमारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं साप्ताहिक रूप से, उसमें आप प्रतिभाग कर सकें, उससे जुड़ सके और अपने ज्ञान में वर्धन कर सकें। साथ ही साथ अगर आप पाठ्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक हमने दे दिया है, आप उसका उचित उपयोग करते हुए आप पाठ्यक्रम से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।
धन्यवाद उमेश जी। लिंक अभी ग्रुप में बनी हुई है चैट बॉक्स में, तो आप लोग उसको क्लिक करेंगे, उसके बाद अपना जो डेटा जो इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी उसको सबमिट कर सकते हैं। हम लोग भी सत्र में बने हुए हैं। और तब तक मैं एक बार पुनः अध्यक्षीय धन्यवाद के बाद में मैं पुनः आज की जो मुख्य वक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़ी थी आदरणीय डॉक्टर सुषमा देवी मैम, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आपने अपने जो प्राकृतिक भाषा संसाधन की क्या प्रणाली है, कैसे भाषा संसाधित कंप्यूटर करके और हमारे सामने सहजता से रखता है, वो पूरी प्रक्रिया आपने समझाई। कैसे मॉर्फोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है आकृति मूलक उसका कई फॉर्म में सेंटेंस को तोड़ना और जो संयोजक शब्द हैं उनको अलग करके और भाषा को कैसे संसाधित किया जाता है, कैसे प्रोसेस करके हमें वो चीज मिलती है, आपने ये बताया। और साथ में ही वो आज भी आवश्यकता बनी हुई है कि अर्थ के अनर्थ से अगर बचना है, नहीं तो फिर बैंक मतलब बैंक भी हो सकता है या किसी रिवर का जो नदी का किनारा है वो भी हो सकता है। तो जो गलतियां हैं वो बहुत मतलब बड़ी गलतियां ना बन जाएं, मिस्टेक ब्लंडर ना बन जाए, इसके लिए हम सब जो है सजग प्रहरी के रूप में कार्य करें। आपने ऐसी हम सबसे अपेक्षा की है, तो हम सब ये मान के चलते हैं कि इस क्षेत्र में हमें बहुत कार्य करना है। कुछ प्रतिभागियों के प्रश्न थे कि अभी भी हम कई बार भारतीय भाषाओं में जब काम करते हैं तो हमें शब्द की सीमा मिलती है, तो उन सब के लिए हमको ही आगे आना पड़ेगा। हमें उनके प्रोजेक्ट के बारे में समझना है, उनसे मिलना है जो संस्थाएं इस दिशा में काम कर रही हैं, ताकि भारतीय भाषाओं से जुड़े हुए जो पहलू हैं, शब्दों की मैं कहूँ कि जो कंगाली है, जो टेक्नो फ्रेंडली दुनिया है उसमें उसको कम कर सके, ताकि वो जो शब्द भंडार है वो वहाँ बढ़ सके और हमें बेहतर संसाधित होकर के भाषा या हमने जो जानकारी मांगी है वो हमें उस भाषा में प्राप्त हो सके। ये हम सबकी अपेक्षा रहेगी। आज जितने भी प्रतिभागी हमारे साथ जुड़े उन सबका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय डॉक्टर सी जयशंकर बाबू सर का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे साथी उमेश जी जो कि हॉस्पिटल के व्यस्ततम समय में से असंभवतः डिस्चार्ज हो रहे थे, क्या मैं भी पूछ भी नहीं पाया उनसे, मैं उनका हालचाल लूंगा। कैसे अपना समय निकाल के वो सत्र में आकर के जुड़ते हैं, तो आप सब बड़ा ही हम लोगों के उत्साह को बढ़ाने वाला कार्य है। और हम लोग पुनः अगले बुधवार को एक नए किसी टॉपिक को लेकर के नए वक्ता के साथ मिलेंगे। आप सबका पौना पुण्य मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सभी को सादर नमस्कार। जी, इतने सुंदर संचालन के लिए डॉक्टर अंशु दुबे महोदय आपका भी धन्यवाद। और विशेष रूप से डॉक्टर सुषमा महोदया जिन्होंने मेरे निवेदन पर अपना वक्तव्य रखा, इतना सुंदर प्रस्तुति रखा। चूंकि मैं पिछले आपसे 3 सप्ताह पहले से मैं संपर्क कर रहा हूं, लगातार निवेदन कर रहा था और इतना व्यस्तम समय था, फिर भी आपने हमारे निवेदन को स्वीकार करते हुए आज इतनी सहज ढंग से आपने अपना ज्ञान दान और समय दान दिया। मैं विशेष रूप से आत्मीय आभार आपको व्यक्त करता हूँ। और बाबू सर जिनका मार्गदर्शन हमें हमेशा प्राप्त होता रहता है, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं लगातार, आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब मैं राजीव जी से निवेदन करूंगा कि आप रिकॉर्डिंग को ऑफ करें, साथ ही हम लोग कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। फिर हम लोग मिलेंगे अगले सप्ताह एक नए विषय, एक नए वक्ता के साथ।